ज्ञान में आपका स्वागत है। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को हुआ था। हालांकि किसी भी देश में कोई भी क्रांति कोई एक कारण से नहीं, बल्कि बीते हुए समय के अंतराल में अलग अलग कारणों से जनता परेशान होकर अपने परेशानी और दुख को समाप्त करने के लिए सामूहिक रूप से किसी तात्कालिक घटना के रूप में प्रकट होती है और व्यवस्था में परिवर्तन लाने के बाद ही शांत होती है। जुलाई 1789 में फ्रांस में क्रांति भी कुछ ऐसा ही था, जिनके अनेक कारण थे। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं प्लस ज्ञान। एनसीईआरटी क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत पहले पार्ट के वीडियो में फ्रांस की स्थिति का वर्णन किया गया था, जिसे आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। इस दूसरे भाग में फ्रांसीसी क्रांति के कारणों का अध्ययन करेंगे और अंत में 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के द्वारा पुनः रिवाइज भी करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कृपया इसे लास्ट तक देखें। तो शुरू करते हैं फ्रांसीसी क्रांति के कारण। तो ये फ्रांसीसी क्रांति को कारणों को मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाने जा रहा हूँ। मैंने प्रमुख रूप से इसके 10 कारण लिए हैं। एक एक करके आप उसको देख सकते हैं, एक एक करके इसका विवरण लिया जाएगा। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं पूरा नीचे से ऊपर तक मैंने इसे सजा कर रखा है। तो एक एक करके इसका विवरण करेंगे, इसका चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यह कारण किस प्रकार से है। तो मैंने इस प्रथम जो कारण लिया है वह है माफ कीजिएगा, अयोग राजतंत्र। तो अयोग राजतंत्र है, दूसरा राजनीतिक कुव्यवस्था है, सामाजिक विसंगतियां हैं, आर्थिक विषमताएं हैं। तो ये जो इसका जो सेकेंड पार्ट है ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसी इम्पोर्टेंट पार्ट से उसकी पूरी व्याख्या का एक शब्द से इसकी पूरी व्याख्या की जा सकती है। अगर किन्हीं को लगता है कि ये थोड़ा सा एडजस्टेबल नहीं है, तो इसको बहुत आसानी से उसको शॉर्ट फॉर्म किया जा सकता है कि ये जो पूरा है ये इतना ही रहने दीजिए अयोग, और जो सेकेंड पार्ट है सबको कारण कर सकते हैं। जैसे अयोग्यता का कारण, राजनीतिक कारण, सभी में हम यहाँ पर ये जो सेकेंड पार्ट सबका जो आ रहा है सभी में हम अगर कारण लगा देते हैं तो यह भी मेरा उत्तर सटीक हो जाएगा। जैसे अयोग्यता का कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, इसी प्रकार से कर व्यवस्था का कारण, जननांकीय असंतुलन का कारण, अमेरिकी क्रांति का कारण, दार्शनिक के कारण, असंतुष्ट वर्ग के कारण, और तत्कालिक कारक या तत्कालिक कारण, ये सब में कारण लगाकर भी हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं। तो एक एक करके इसका अध्ययन करते हैं। तो सर्वप्रथम है जो अयोग राजतंत्र या अयोग राजतंत्र के कारण। तो प्रथम भाग में हम देखते हैं कि बुर्बो वंश के जो शासक था लुई 14 से 16 तक निरंकुश, स्वेच्छाचारी और विलासी हो गया था। तो अयोग राजतंत्र में जब ये मामला आता है कि जब एक एक करके हम देखते हैं कि लुई 14 से 16 तक का जो जो राजा ही सिस्टम के मालिक था, वही सिस्टम को खराब किए हुए था अपने विलासी जीवन में। वो प्रजा को ध्यान नहीं दे रहा था। तो जब हेड बॉस, जब इंजन ही गड़बड़ है तो पूरा पूरा बोगी ही गड़बड़ हो जाएगा। यानी उसके द्वारा जो निर्मित जो व्यवस्थाएं हैं वो भी लूज पूज हो जाएगा, ढीला ढक हो जाएगा। तो जब ढीला ढक्कर हो जाता है तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो जब सिस्टम गड़बड़ा जाता है तो इसका प्रभाव सब कॉमन पीपल पर पड़ता है। जब कॉमन पीपल पर पड़ता है, जब उसको हिसाब किताब, जो उसको सुविधाएं नहीं मिलती है तो क्रांति कर देती है। तो एक के बाद ये किचन सिस्टम से है। तो जो सबसे प्रमुख जो है, जहाँ से सिस्टम टाइट होगा या जहाँ से पब्लिक को सारे फैसिलिटी मिलेगी, वही सिस्टम, वहीं से ये विलासी, निरंकुश और स्वेच्छाचारी का मामला आ जाता है, जो पूरे क्रांति का होने का सर्वप्रमुख कारणों में से एक है। दूसरा देखते हैं कि नई राजधानी वर्साई के शान शौकत में अत्यधिक धन खर्च किया जा रहा था। यानी देश में गरीबी था, लोगों को खाने की पीने की कम मैंने दिक्कत हो रहा था और अकाल पड़ गया था, अनाज का उत्पादन नहीं था, लोग भूखे मर रहे थे। लेकिन राजा जो था लुई, और वो सब शान शौकत दिखाने के लिए वो अलग से वर्साई में एक राजधानी में वो अपना शान शौकत दिखाने के लिए बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना रहे थे। तो इस प्रजा को लगता है ना
कि इधर जब समाज में या देश में खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं दिया जा रहा है, और अपना ये शान दिखाने के लिए बिल्डिंग का व्यवस्था कर रहा है। तो इससे जन भावना क्रोधित हो जाती है, जन भावना आहत हो जाती है, तो जिसका परिणाम जो है क्रांति के रूप में प्रकट होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि शासक द्वारा जन साधारण की सुविधा का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो ध्यान कैसे दिया जाएगा, चूंकि लुई जो था वो 16 जो के समय में जो क्रांति हुआ था वो निरंकुश का हिसाब था, उसको प्रजा से कोई मतलब था नहीं। तो प्रजा से मतलब रहता तो क्रांति होता ही नहीं। तो वही जन साधन को सुख सुविधा के अभाव जो था उसको नहीं मिला था, तभी तो क्रांति हुआ था। दूसरे पॉइंट में चलते हैं मित्रों कि यहाँ राजनीतिक व्यवस्था। तो राजनीतिक जो व्यवस्था था वो कुव्यवस्था था, यानी बढ़िया से व्यवस्थित रूप से मामला नहीं था। तो कैसे मामला नहीं था कि फ्रांस का जो संसद था, जैसे भारत का संसद है तो फ्रांस में भी संसद है, तो वहाँ के संसद को बोला जाता है स्टेट जनरल। तो का जो संगठन था वह दोषपूर्ण था, यानी उसका जो सिस्टम बना कर रखा था, जिस संसद में क्या होता है, कोई बात आता है, प्रस्ताव आता है, तो वोटिंग के द्वारा किसी बात को निर्णय लिया जाता है। तो फ्रांस में भी ऐसा ही था। तो वोटिंग का पद्धति जो है वही गलत था। कैसे गलत, इसको आगे देखते हैं कि जब कोई प्रस्ताव संसद में आता तो प्रथम स्टेट या द्वितीय स्टेट एक निर्णय देकर बहुमत बढ़ा लेता था, जिससे तीसरे स्टेट के लोगों को परेशानियों में सुधार नहीं हो पा रहा था। असल में हो रहा था क्या कि चूंकि फ्रांस का जो संसद था समाज के हिसाब से 3 स्टेट में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट जो पादरी था, सेकेंड स्टेट जो कुलीन वर्ग था, थर्ड स्टेट जो कॉमन पीपल था। तो ये क्या करता था, फर्स्ट स्टेट का जो पादरी है और सेकेंड स्टेट का जो कुलीन जो ऑफिसर ग्रेड का जो लोग था वो आपस में मिल जाता था, और जो भी बहुमत का हिसाब था आपस में एक ही डिसीजन लेता था। तो चूंकि वहाँ पर मतलब जो स्टेट के हिसाब से एक स्टेट का एक प्रतिनिधि एक वोट देता था और दूसरे स्टेट का प्रतिनिधि एक वोट देता था, तो मिलाकर ये 2 वोट हो जाता था। यहाँ पर 2 बहुमत आ जाता था, और तीसरे स्टेट वाला जो है अगर एक वोट देता था तो इसका बहुमत कम माना जाता था। इसीलिए प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट जो प्रस्ताव को पारित करता था वही कानून बनता था, उसी को अनुपालन किया जाता था। इस कारण से तीसरे स्टेट को हमेशा उसके इच्छा पूर्ति के हिसाब से या उसके फेवर में कोई काम नहीं हो पाता था। तो ये जो यही व्यवस्था जो दोषपूर्ण था। तीसरे हम देखते हैं कि अलग 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 संस्था एवं अलग अलग कानूनों के रहने से, यानी एक ही क्षेत्र है, एक ही देश में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कानून बनाया गया था। तो एक ही देश में अलग अलग एरिया में अलग अलग कानून रहने से अव्यवस्था उत्पन्न हो गया, इसका परेशानी होता था, कॉमन पीपल को होता था, तो इससे लोग परेशान रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि संसद में बैठक केवल नए कर लगाने के लिए किया जाता था, यानी संसद का जनरली सामान्य रूप से बैठक किया नहीं जाता था। तो जब बैठक किया जाता था तभी किया जाता था जब उसको कर में वृद्धि करना रहता था, यानी जन साधारण के हित से संबंधित काम करने के लिए संसद की बैठक समान रूप से नहीं की जाती थी। बैठक होने का मतलब होता था कि अब कर में वृद्धि होगा, और बैठक भी अक्सर नहीं होता था, वो बहुत बहुत सालों बाद होता था। जिसे लुई 16वां के काल में जो बैठक हुआ था तो वह 175 वर्ष के बाद में बैठक हुआ था। तो ये इतने लंबे समय अंतराल के बाद में जो बैठक होता था, और इसके पहले भी जो बैठक हुआ था, और ये समय में यानी 1789 में जो बैठक हो रहा था, तो वो 175 साल बाद हो रहा था, और भी इसलिए हो रहा था कि कर में वृद्धि किया जाए, टैक्स को बढ़ाया जाए। तो टैक्स बढ़ाने की जब बारी आता था तो बैठक करता था, और जन साधारण को सुविधा देने की जब बारी आता था तो बैठक उठक कुछ नहीं होता था, अपने अपना मगन रहता था। तो मगन रहने के चलते कॉमन पीपल जो जन साधारण था, तीसरा स्टेट था, उसको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो बर्दाश्त होने की सीमा होती है, हो जाती है, तो एक हद हो जाने के बाद में वही 1789 में क्रांति के रूप में प्रकट हुआ था।
नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है सामाजिक विसंगतियों को मैंने लिया है। सामाजिक विसंगतियां, जैसे फ्रांसीसी समाज 3 वर्ग में बटे हुए थे। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट में बटा हुआ था। प्रथम और द्वितीय स्टेट को विशेषाधिकार प्राप्त था, यानी खास किस्म का अधिकार प्राप्त था। तो वह अधिकार कैसा था, क्या था? वह अधिकार था कि उन्हें सामाजिक और आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक विशेषाधिकार प्राप्त था। उन्हें यानी प्रथम और द्वितीय स्टेट को टैक्स देना नहीं होता था, कोई किसी को कर देना नहीं होता था। जबकि जबकि तीसरे स्टेट को लोगों को भी कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था, जिसकी आबादी संख्या ज़्यादा था और लेकिन इसको कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था और इसको अलग अलग प्रकार के कई प्रकार के कर देने होते थे और इस विसंगति से वे झुक थे और इसमें बदलाव लाना चाहते थे। तो बदलाव लाने के इच्छा रखने के कारण ही क्रांति हुआ। कि एक सवाल ये भी आता है कि जब एक देश के सभी प्रकार के नागरिक हैं तो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट टैक्स क्यों नहीं देगा, तीसरे स्टेट ही क्यों देगा, जबकि इसकी संख्या ज़्यादा था, जबकि इसमें गरीबी, मजदूर और नौकर, भूमिहीन, किसान सब लोग थे। यानी इन लोगों के पास में बहुत ज़्यादा पैसा रकम नहीं था, लेकिन जिसके पास पैसा रकम था प्रथम स्टेट और दूसरे स्टेट के पास में, तो वो टैक्स नहीं देते थे। और जिनके पास नहीं है वो हर साल उत्पादन करते थे, मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन इससे टैक्स लिया जाता था। तो ये जो प्रकार का बिल्कुल अद्भुत विसंगतियाँ था। तो इस विसंगति को दूर करने के लिए लोगों ने बर्दाश्त की सीमा से बाहर जब हो गया, सहने की सीमा से बाहर हो गया, तो इसका परिणाम क्रांति के रूप में प्रकट किया था। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था कि जिसके कारण से क्रांति हुई थी। आगे देखते हैं मित्रों कि आर्थिक विषमता, जैसे अधिकांश किसान जो था वो भूमिहीन था, मजदूर था, नौकर था, गरीब था, बहुत मुश्किल से अपनी आवश्यकताओं भरी उत्पादन करते थे। सबके पास तो ज़मीन था नहीं, कुछ लोगों के पास था, ज़मीन का मात्रा कम था, छोटा छोटा ज़मीन था और उसकी संख्या ज़्यादा था, तो जिसके चलते उसका उत्पादन कम हो पाता था। और जो भी उत्पादन करता था, नहीं जो इनकम जनरेट करता था, तो अपने आय का 86% चर्च और कुलीनों को चुकाने में चला जाता था। यानी हम 100% मेहनत कर रहे हैं तो 100% के जो हमको पैसा मिल रहा है उसमें से 86% मेरा बच जा रहा है, तो बचा हुआ छोटा सा रकम केवल जीवन यापन के लिए, किसी प्रकार से जीवन यापन के लिए ये रह जाता था। तो इस भारी कर वसूली से जो जो तीसरे स्टेट के लोग थे वो पीड़ित थे, परेशान थे और दुखी भी थे। काफ़ी ये आर्थिक विषमता का मामला था। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं मित्रों कि आंतरिक व्यापार में, जैसे तीसरे स्टेट में कुछ लोग व्यापार वाणिज्य भी काम करते थे तो टैक्स भी देते थे, तो इसके लेकिन इस टैक्स के एवज में उनको कोई भी सुविधा नहीं मिलता था। तो असुविधा था, चुंगी नियंत्रण होता था, यानी एक इलाका से दूसरे इलाका में जाने पर जो चुंगी लिया जाता था तो उस पर चुंगी लिया जाता था बार बार, व्यापारिक नियंत्रण था। तो इस व्यापारिक व्यवसायी इन सभी व्यवस्थाओं से काफ़ी परेशान थे। यानी जो गरीब था, मजदूर था, किसान था, वो तो परेशान था ही, साथ में जिसकी कुछ स्थिति कुछ उससे बेहतर थी, जैसे व्यापारी वर्ग वाला में जो बिजनेस करते थे, तो उनको भी उस हिसाब से टैक्स तो लिया जाता था, लेकिन टैक्स के हिसाब से उनको कोई सुविधा नहीं दी जाती थी, तो इससे वो काफ़ी परेशान थे। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं मित्रों कि कर व्यवस्था। ये कर व्यवस्था काफ़ी इम्पोर्टेंट था, काफ़ी परेशानी के कारण बना था तीसरे स्टेट का। इसको ध्यान से देखिए मित्रों कि फ्रांस की कर व्यवस्था काफ़ी दोषपूर्ण थी। प्रथम और दूसरे स्टेट को विशेषाधिकार के तहत कोई कर नहीं चुकाना होता था, जबकि सभी कर का भार केवल तीसरे स्टेट के लोगों पर लागू होता था। तो इसका चर्चा पहले भी कर किया जा चुका है कि तीसरे स्टेट ही केवल कर देते थे और प्रथम और दूसरा स्टेट के जो लोग थे, पादरी और कुलीन वर्ग, ये लोग कोई टैक्स नहीं देते थे। तो तीसरा स्टेट मुख्य रूप से जो कर चुकाते थे उसका विवरण इस प्रकार से है कि वो इस प्रकार से कर चुकाते थे। तो एक कर होता था फ्रांसीसी सरकार का और फ्रांसीसी सरकार इसको 2 प्रकार से कर लेते थे, एक प्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर में क्या है, उसको जो टाइल कहलाता था,
प्रत्यक्ष कर टाइल के रूप में लेते थे और अप्रत्यक्ष कर लेते थे। इसका विवरण आगे फिर करेंगे, उसका पूर्ण व्याख्या रूप में करेंगे। और दूसरा जो था वो चर्च को कर दिया जाता था, और तीसरा कुलीन वर्ग को सामंती कर के रूप में दिया जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि कॉमन पीपल जो है कुल जो है सरकार को टैक्स देते थे और आपको चर्च को भी टैक्स देते थे और कुलीन वर्ग को भी टैक्स देते थे। तो ये 3 प्रकार का टैक्स था। तो टैक्स का विवरण इस प्रकार से है कि एक टैक्स था टाइल कहलाता था, यह प्रत्यक्ष कर था जो सरकार द्वारा वसूला जाता था। दूसरा अप्रत्यक्ष कर था, यह कर जो है सरकार जो दैनिक जीवन में जो इस्तेमाल होने वाली जो वस्तु है, जैसे नमक है, तंबाकू है या कोई भी खाने पीने का सामान है, उसमें जो कर लगाकर उसको वसूलते थे। तीसरा जो टैक्स है उसको टाइड कहा जाता था, यह चर्च द्वारा वसूला जाता था, यह धार्मिक कर था। चौथा जो कर था वह सामंती कर था। सामंती कर में क्या था कि इस कर के अंतर्गत किसान, मजदूर, कारीगर और नौकर आदि कुलीन वर्ग को सेवा करता था, घर और खेत में काम करता था, सड़क बनाता था और जरूरत पड़ने पर एक सैनिक के रूप में भी सेवा देता था, और इसके बदले में उसको कुछ बेनिफिट भी नहीं मिलता था, कोई सुविधा नहीं मिलता था। तो ये सामंती कर के रूप में तीसरे स्टेट के लोगों को देना पड़ता था। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं मित्रों कि जननांकीय असंतुलन। तो जननांकीय असंतुलन क्या है? ये जनसंख्या से रिलेटेड चीज़ है कि फ्रांस में जनसंख्या जो है 18वीं सदी के आरंभ में, यानी जब से 18वीं सदी लगा था, यानी 1789 में जो क्रांति हुआ तो जब 1700 चला था, 1700 जब स्टार्ट हुआ था, उस समय में फ्रांस की जनसंख्या 80 मिलियन थी, जो 1789 में बढ़कर 25 मिलियन हो गई थी। यानी 18 से मिलियन का आबादी 25 मिलियन के रूप में कन्वर्ट हो गई थी। तो जनसंख्या की तेज वृद्धि के अनुपात में आर्थिक विकास में वृद्धि नहीं हो पाई थी। अगर जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती और वैसे वैसे आर्थिक आमदनी के हिसाब होता, देश में तरक्की होता, तो जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि होने से कोई विशेष ऐसा कुछ फर्क नहीं होने जा रहा था। किंतु साधन कम हो गया था और खाने पीने की जो उत्पादन था वो कम हो रहा था और जनसंख्या बढ़ता जा रहा था। तो साधन के अभाव में, आर्थिक विकास के अभाव में जनसंख्या के जो वृद्धि हो रहा था उससे बैलेंस नहीं हो पाया, इनबैलेंस हो गया। तो इस असंतुलन से आर्थिक संसाधन जो था उसमें गड़बड़ी पैदा हो गया और इससे महंगाई, गरीबी के रूप में प्रकट हुआ और इससे कॉमन पीपल में रोष हुआ, परेशान हो गए थे और इसको, इस सिस्टम को बदलना चाहते थे। नेक्स्ट पॉइंट में है कि अमेरिका में क्रांति का प्रभाव। अमेरिका में जो क्रांति हुआ था, जिस अमेरिका में क्रांति हुआ था 1776 से 1781 के बीच में, तो उस क्रांति में फ्रांसीसी सैनिक जो है सहयोग करने के लिए गया हुआ था। तो जब वहाँ पर सहयोग किया, वहाँ के लोग कॉमन पीपल को सहयोग दिया, क्रांति हुई और क्रांति सक्सेसफुल भी हुई और वहाँ जनता का शासन स्थापित हुआ था। तो जब ये सैनिक, फ्रांस के सैनिक जब वहाँ से लौटकर अपने देश वापस आए, तो अपने देश में जब वापस आए तो उसकी जो क्रांति की जो भावना थी, जो आदर्श था, वो भी अपने साथ में लाया। और जब फ्रांसीसी समाज में, क्योंकि समाज का एक तो हिस्सा था, सैनिक तो एक सामाजिक रूप से हिस्सा था, तो अपने समाज के लोगों के बस में इस बात का चर्चा करते थे कि अमेरिका में ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ, वहाँ जनता का शासन का स्थापना हुआ। तो ऐसी बातें सुनकर जो है फ्रांस के जो कॉमन पीपल था, जो जनता था, वो इस बात के लिए मोटिवेट हो रहे थे कि जिस प्रकार से अमेरिका में जनता का शासन स्थापित हुआ है, तो यहाँ पे ही राजतंत्र जो है जनता के हित का नहीं है, तो यहाँ पर भी जनता का शासन का स्थापना किया जाना चाहिए, ये बेहतर होगा। तो ये राजतंत्र सिस्टम को ख़त्म करने के भीतर से ये इच्छाएं जागृत होने लगी। इसका प्रमुख कारण था कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांसीसी सैनिकों का योगदान। जब वापस आए तो लोगों को ऐसी चर्चा की है, तो जो लोगों को उत्कंठा जाग गई, इरादा जाग जाता है कि वहाँ ऐसा हो सकता है, तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो ये भावनाएं जो है
फ्रांसीसी क्रांति का एक प्रमुख कारण के रूप में प्रकट हुई थी। इसके बाद भी देखते हैं कि इसका दूसरा पॉइंट है कि फ्रांसीसी सेना जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी के कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। एक बड़ा सैनिक जो है संख्या के रूप में जो है अमेरिका में चला गया था, जिसका वित्तीय जो फ्रांस की सरकार के द्वारा दिया जाता था। कंडीशन ऐसा था कि अपना देश में यानी फ्रांस में वित्तीय संकट की स्थिति बन रहा था, यानी यहाँ गरीबी भुखमरी बढ़ते जा रही थी और एक बड़ा रकम जो है अमेरिका के में रह रहे फ्रांसीसी सैनिकों को दिया जा रहा था। अगर फ्रांसीसी सैनिक उस समय में फ्रांस में ही रहता तो उसको उतनी सैनिक की आवश्यकता नहीं रहती। यहाँ पर डबल सैनिक का हिसाब हो गया, एक फ्रांस के सैनिकों का हिसाब, एक अमेरिकी सैनिक में अमेरिका में रह रहे फ्रांसीसी सैनिकों का हिसाब। तो इससे क्या हुआ कि देश में वित्तीय संकट का एक कारण बना। इस संकट के निकलने के लिए करों में वृद्धि की बात हुई, और जब कर में वृद्धि की बात होने लग गई तो तीसरा स्टेट जो है नाराज हो गया और विद्रोह का शुरुआत किया था। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं मित्रों कि दार्शनिकों की भूमिका। ये दार्शनिक जो है प्रत्यक्ष रूप से कुछ करता नहीं है, लेकिन लोगों को जागरूक करता है, लोगों को जो है मेंटली तैयार करता है। और यही दार्शनिक फ्रांसीसी क्रांति का सबसे प्रमुख कारण बना था। तो ऐसा इसलिए हुआ था कि 18वीं सदी में जो फ्रांस में जो है अनेक क्रांतिकारी दार्शनिक मौजूद थे, जैसे रूसो, जिसका दर्शन का हिसाब किताब तो पूरा दुनिया का में इसको पढ़ा लिखा समझा जाता है। तो उस समय में वो वहीं थे, फ्रांस में ही। तो रूसो थे, वाल्टेयर थे, मॉन्टेस्क्यू थे, दिदरो थे, इसके अलावा और भी बहुत सारे दार्शनिक थे। ये लोग अपने अपने बातों से, अपने विचारों से लोगों में स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा आदि के सिद्धांतों से लोगों को जागरूक कर रहे थे, और साथ में राजतंत्र, चर्च और सामंती व्यवस्था के विरोध कर रहे थे और लोगों को प्रेरित कर रहे थे कि जो क्रांति का एक कारण बना। तो लोगों को मोटिवेट कर रहे थे कि ये राजतंत्र अच्छा नहीं है, राजा का काम है प्रजा की भलाई करना, कि देखो लुई जो है ये जनता पर ध्यान नहीं देता है, भुखमरी है। चर्च का काम है लोगों को सेवा करना, लोगों में समानता का व्यवहार करना, समाज को एक व्यवस्थित रूप से एक समानता का रूप देना। लेकिन चर्च जो है सिर्फ अपना टैक्स वसूलने और अपनी अपनी जो है श्रेष्ठता को साबित करने में काम में लगा रहा था। तो इसी प्रकार से ये सब, इन सभी बातों को एक साधारण आदमी को बताने, उसे जागरूक करने, प्रेरित करने में दार्शनिकों ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो किसी एक बड़े राइटर ने यह भी कहा है कि अगर फ्रांस में रूसो नहीं होता तो वहाँ पर क्रांति भी नहीं होती। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसमें दार्शनिकों, विशेषकर रूसो के जो विचारधारा है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो दार्शनिकों की भूमिका जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में। अगले पॉइंट में देखते हैं मित्रों कि एक असंतुष्ट वर्ग पैदा हो गया था फ्रांस में। तो असंतुष्ट वर्ग कैसा? जो लोग थे, जो कैटेगरी, जो स्टेट के रूप में बैठे हुए थे, सभी को एक आपस में असंतुष्टि का हिसाब रखा था। कैसे? जैसे कि लुई 16वां जो था अपना विलासी जीवन जीने के लिए और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कारणों से सरकारी खजाना को खाली कर चुका था, और इसलिए वे कर में वृद्धि करना चाहते थे। माने वो चाहते थे कि हम जो अपने मनमौजी से जो करें करें, और जो खाली खजाना खाली हो जाएगा तो फिर हम टैक्स ले लेंगे। बस वो उसका एक ही प्लान रहता था। लेकिन जो जो टैक्स देगा उसको इनकम कैसे जनरेट होगा, इस बात पर उसका कोई विचारधारा, कोई मामला नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं कर रहा था। उसका एक ही मकसद था कि तुम जियो जैसे, लेकिन टैक्स दो हमको। तो इसे तो ये भी एक प्रकार का उसको जनता से असंतुष्टि था, और कि वो हमको वो टैक्स नहीं दे रहा है, टैक्स का विरोध कर रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो प्रथम स्टेट था पादरी वर्ग, इसको विशेषाधिकार प्राप्त था और वो विशेषाधिकार को छोड़ना नहीं चाहता था। जैसे देश में वित्तीय संकट है, देश का आर्थिक स्थिति खराब है, तो जो पादरी वर्ग से उम्मीद किया जा रहा था कि जो विशेषाधिकार मिल रहा है, इसके पीछे जो पैसा खर्च किया जा रहा है, जो सुविधाएं दी जा रही है, उसमें कुछ कमी कर देना है। लेकिन प्रथम स्टेट के जो पादरी वर्ग था उसमें कोई कमी करना नहीं चाहते थे। ना तो वह कर छोड़ना चाहते थे और
ना ही सरकारी सुविधाओं में कमी कर रहे थे। यानी जैसे पहले जीवन जी रहे थे बिल्कुल वैसे ही था, उसमें कोई बदलाव पे परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। इसके अलावा हम अब दूसरे स्टेट की बात करते हैं तो उसमें जो कुलीन वर्ग था वो वित्तीय संकट की स्थिति में भी कर देने के लिए तैयार नहीं थे और ना ही सरकारी खर्च में कमी करना चाहते हैं। यानी प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट जो है टैक्स देने के बाद को स्वीकार नहीं कर रहे थे और ना सरकार से मिलने वाली सुविधाओं में कोई कमी करने के लिए तैयार हो रहे थे। तो सारा दारोमदार आ रहा था तीसरे स्टेट पर। तो तीसरा स्टेट के जो प्रथम और दूसरे स्टेट के जो विशेषाधिकार को जो हटाकर उन्हें भी कर के दायरे में लाना चाहते थे। तीसरा स्टेट कहना था कि केवल मैं ही टैक्स क्यों दूं, प्रथम स्टेट और दूसरे स्टेट को भी टैक्स देना चाहिए। देश की स्थिति खराब है तो देश की स्थिति खराब, देश में सभी लोग रहते हैं तो सभी पर दायित्व बनता है, सभी की जिम्मेवारी बनती है। तो प्रथम स्टेट और दूसरे स्टेट जो टैक्स नहीं देता है उसको भी देना चाहिए। इससे देश का राजस्व वृद्धि होगा, वित्तीय संकट से बाहर निकलेगा। लेकिन उनके उनके बातों को स्वीकार नहीं किया गया था। इसके अलावा रोजगार और करों में राहत और विभिन्न समस्याओं को समाधान चाहते थे। जिस प्रकार से टैक्स तो पहले भी दे रहे थे तीसरे स्टेट, लेकिन उसको कोई सुविधाएं नहीं मिल रहा था। तो तीसरे स्टेट का इच्छा था, जिसका डिमांड था, इस बात की असंतुष्टि हो रही थी कि प्रथम स्टेट और दूसरे स्टेट टैक्स देता नहीं है और हम लोग टैक्स देते हैं, तो हम लोग को कोई रोजगार से संबंधित या टैक्स से रिलेटेड या कोई और दूसरा प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई सुविधाएं नहीं दी जाती है। तो तीसरा स्टेट भी विक्षुब्ध था, उसका मन छोटा था, वह असंतुष्ट था। इसके बाद देखते हैं मित्रों कि तात्कालिक कारण। तो कोई भी घटना जो घटती है तो इसके पीछे बहुत सारा कारण होता है और कोई एक ऐसा कारण बनता है जहाँ से वो घटना की शुरुआत हो जाती है, क्रांति की शुरुआत हो जाती है। तो 1789 में जो क्रांति की शुरुआत हुआ था उसके तत्कालिक कारण था कि सभी पारिस्थितिक और वित्तीय संकट के समाधान हेतु लुई 16 ने 5 मई 1789 को जनरल स्टेट की बैठक बुलाई थी। विभिन्न समस्याओं को समाधान हेतु तीसरे स्टेट में कर वृद्धि, ध्यान देने की, तीसरे स्टेट में कर वृद्धि की बात हुई थी और सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा मतदान देने की बात को स्वीकार किया गया था। यानी तीसरे स्टेट की बैठक बुलाया गया था, उसका दो मकसद का हिसाब था। मैंने दो कारण, उसमें दो कारण शामिल हो जाता है कि पहला कारण था कि इसमें टैक्स वृद्धि किया जा रहा है इस बैठक के द्वारा, और जब इस बात होने लग गई तो तीसरे स्टेट ने इस बात को उठाया कि सभा में उपस्थित जितने लोग हैं सभी लोग मतदान करेंगे। तो उस हिसाब से विचार मतलब बात प्रकट होके आएगी कि क्या करना है। लेकिन राजा हो या प्रथम स्टेट हो और दूसरे स्टेट हो, इस बात को स्वीकार नहीं किया। यानी प्रतिनिधि के रूप में वोटिंग के जगह पर तीसरे स्टेट के लोगों ने सभा में मौजूद सभी लोगों के उपस्थिति के हिसाब से वोट देने का बात रखा था, जिसको अस्वीकार किया गया। जिससे लोगों में गुस्सा आ गया और वह क्रांति की शुरुआत कर दिया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति जो है अनेक कारण से हुए थे और आवश्यक परिस्थितियां लंबे अंतराल के दौरान तैयार हुआ था। और ये परिस्थितियां जो लंबे अंतराल में तैयार हुआ था, जो 14 जुलाई 1789 में प्रकट हुआ था, एक विस्फोटक रूप धारण किया था, जिसको कहते हैं कि क्रांति की शुरुआत हुई। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को फ्रांसीसी क्रांति के कारणों बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य रूप से कीजिए। तो ये जो वीडियो बना कारण के रूप में जो आप लोगों ने देखा, मैं इसको कुछ ऑब्जेक्टिव में ढालकर उसको रिवाइज के रूप में देखता हूँ। और जो अलग अलग जो एग्ज़ाम है, चाहे एकेडमिक एग्ज़ाम हो या कंपटीशन एग्ज़ाम हो, सभी के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव के रूप में है और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है एग्जामिनेशन के हिसाब से। एक एक करके उसको लेते हैं कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो 14 जुलाई 1789। तो इसको याद रखने का भी आसान तरीका है कि वो एक 1 है, 1 मतलब हो गया कि 9 क्लास का चैप्टर 1 का ये चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति 1, और 7, 8, 9 एक सीरियल नंबर है। तो इस सीरियल नंबर के हिसाब से कि 7, 8, 9 फर्स्ट चैप्टर, तो ये यहाँ से इसको आसानी से याद रखा जा सकता है। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं।
कि फ्रांसीसी समाज कितने वर्ग में बटे हुए थे, तो 3 वर्ग में बटे हुए थे, प्रथम स्टेट और दूसरे द्वितीय स्टेट और तीसरे स्टेट या तृतीय स्टेट में बटे हुए थे। यही नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रांसीसी समाज में कौन कौन से वर्ग थे, तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में कौन थे, तो पादरी वर्ग थे। द्वितीय स्टेट में कौन थे, तो कुलीन वर्ग थे। और तीसरे स्टेट में कौन थे, तो जनसाधारण वर्ग थे। तो जनसाधारण में कौन कौन ला जाते थे, तकरीबन सभी, जैसे किसान, भूमिहीन, आपका मजदूर, कुछ व्यवसायी लोग, इसी प्रकार से कारीगर लोग, और इसी प्रकार से जितने जो कॉमन पीपल आते थे वो सभी इसी में आ जाते हैं। 7 में है कि फ्रांस में क्रांति के समय शासक कौन था, लुई 16वां। ये बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा जाता है, ये एग्जामिनेशन भी से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांसीसी व्यवस्था में कौन स्टेट कर देते थे, तो केवल तीसरा स्टेट कर देते थे। अप्रत्यक्ष कर क्या था, तो फ्रांसीसी सरकार द्वारा वस्तुओं पर लगाया गया कर को ही अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। टाइल क्या था, तो फ्रांसीसी सरकार द्वारा लागू प्रत्यक्ष कर, इस व्यक्ति को, जो कॉमन पीपल होता था तीसरे स्टेट को, उसको सीधा सीधी सरकार को चुकाना होता था। 11वें नंबर प्रश्न में चलते हैं कि टाइड क्या है, तो फ्रांस में चर्च द्वारा लागू किया गया धार्मिक कर था। सामंती कर कौन वसूलता था, तो इसको कुलीन वर्ग वसूलता था। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट का लेखक कौन है, तो रूसो। ये काफ़ी कंपटीशन में एग्जामिनेशन देखा जाए तो टीजीटी पीजीटी लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है मित्रों, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है, तो रूसो। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यक्ति स्वतंत्र जन्मा है लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किसका है, यह कथन रूसो का है। समान इच्छा का सिद्धांत क्या है, मैंने किसने दिया है, ये तो समान इच्छा का सिद्धांत रूसो ने दिया। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट बात आता है रूसो से रिलेटेड। एक था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है, रूसो। व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है और सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ, ये भी रूसो है। और समान इच्छा का सिद्धांत, ये भी जो है रूसो से संबंधित है। तो इस चैप्टर में रूसो से संबंधित 3 प्रश्न हैं, तीनों मैंने इसे लगातार लगा दिया है ताकि आप लोगों को जानकारी होने में, समझने में आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि कानून की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉज। कभी कभी मैंने देखा है कंपटीशन एग्जामिनेशन में वो कानून की आत्मा नहीं लिखते हैं, वह हिंदी में ही लिख देते हैं द स्पिरिट ऑफ लॉज, और इंग्लिश में तो इंग्लिश में सही लिखा रहता है। तो ये इसलिए मैंने ब्रैकेट में जो इसका जो इंग्लिश का जो वर्ड है मैंने इसको कलेक्शन कर दिया है ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, कन्फ्यूजन ना हो एग्जाम देने में। तो कानून की आत्मा के लेखक हैं मॉन्टेस्क्यू। शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत, द सेपरेशन ऑफ पावर के लेखक हैं मॉन्टेस्क्यू। ये इसमें मैंने मॉन्टेस्क्यू से रिलेटेड 2 क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट पाया और मैं इसे कलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि रूसो नहीं होता तो फ्रांसीसी क्रांति नहीं होती, यह कथन किसका है, यह नेपोलियन बोनापार्ट का कथन है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिक विशेषकर रूसो का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं कि किस स्टेट को विशेषाधिकार प्राप्त था, तो तृतीय स्टेट को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। किस स्टेट को विशेषाधिकार प्राप्त था, ये रॉन्ग हो गया है, तीसरे स्टेट को नहीं था, ये प्रथम और दूसरे स्टेट को प्राप्त था, प्रथम एंड द्वितीय को प्राप्त था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं मित्रों कि फ्रांसीसी क्रांति के तत्कालिक कारण थे, तो कर वृद्धि हेतु स्टेट जनरल की बैठक करना और सभा में उपस्थित सभी को प्रस्ताव पर मत देने के बाद को अस्वीकार किया जाना। तो जब मत देने पर अस्वीकार का मामला जब होने लग गया तो इसी के विरोध में वो लोग जो है जनरल स्टेट के मीटिंग से बाहर निकल गए थे और बाहर निकलकर उन लोगों ने संगठन तैयार किया जो फिर क्रांति के रूप में प्रकट हुआ। धीरे धीरे और भी कुछ घटनाएं घटी।
तो घटने के बाद में फिर क्रांति होने लग गया था। तो यहाँ पर यह वीडियो समाप्त होती है मित्रों। अगले पार्ट यानी तीसरे पार्ट में क्रांति का जो है विस्तार और इसके परिणाम का हम चर्चा करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लस ज्ञान।